आज का हमारा विषय है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। प्यारे बच्चों, अगर आप इसके पाठ को सार को समझ लेंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। बस आप इस पाठ के सार को समझ लेना और इस वीडियो को पूरी देखना। अगर किसी को वीडियो पूरी नहीं देखनी तो पहले ही बंद कर दे, उसको चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो इसमें बता रहे हैं हम कि देखिए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। ये बड़े ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश को मौसम, ऋतुओं, नदियां, वहाँ का जनजीवन और संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। अर्थात इस पाठ के अंदर क्या आया है, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ की ऋतुओं के बारे में, नदियों के बारे में और वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ का रहन सहन है और संस्कृति कैसी है। बता दें, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। मालवा में अब जब अत्यधिक बारिश होती थी, अर्थात अब बारिश कम होती है, तो जनजीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता था। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता। अब देखिए, मालवा जो प्रदेश है, पहले जैसी बारिश अब नहीं होती, क्योंकि उद्योग धंधों ने से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई। आज के इंजीनियरिंग पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेसा के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण, देखिए, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें यह नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं, उसे विक्रमादित्य भोज मंजू ने रिन्नेसेना के आने से पहले से ही समझ लिया था। ये हमारी संस्कृति में है कि पानी का प्रबंध कैसे किया जाता है। पठार पर पानी रोकने के लिए उन्होंने तालाब, बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा। हमारे इंजीनियरों ने तालाब और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। आज के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे तालाबों में मिट्टी से भर दिए, कीचड़ से भर दिए, बावड़ियों को भर दिया और अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिससे पानी का लेवल कम हो गया। नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। लोग गोबर से घर आंगन लीपने, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज कर त्योहार मनाने की तैयारी में हैं। अब देखिए, लेखक हैरान है कि इसमें भी बादल गरज रहे हैं, परंतु बरसने के पूरे आसार हैं। ओंकेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था, जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई है, जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम पहले जैसा नहीं लगता। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। आज का जो युग किसका हो गया, युग औद्योगिक विकास का। नदियां गंदे नाले में बह रही हैं, लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है, कल कारखानों, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, सारे कूड़े कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्रियों को जल में प्रभावित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियां सड़ रही हैं और नालों में तब्दील हो रही हैं। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है।
हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है। अब जिसे हम विकास कह रहे हैं वो वास्तव में उजाड़ है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की इस औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ की सभ्यता है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं, फिर भी अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण वहां के समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। लेखक के अनुसार अमेरिका और यूरोप की नकल करते हुए हम ऐसा जीवन पद्धति बना रहे हैं। अब ये सब हमारे इस पाठ का सार है। अब इनके सीधा हम प्रश्नों पे चलते हैं। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ा, प्रभाव पड़ा? मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। खूब बरसात होती है, मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में पहुंच जाता है। फसलें लहला उठती हैं। मालवा में व्याप बावड़ी, तालाब, कुएं, तलैया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहां की बरसात की झड़ी मालवा को समृद्धशाली बनाती है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके क्या कारण है? इस बात के बहुत कारण है। मालवा में अर्थात पहले बहुत ज्यादा बारिश होती थी, अब बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल थल में सब जगह प्रदूषण कर दिया है। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ावा दिया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। पेड़ों की अत्यधिक कटाई से के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी। प्रश्न 3 में देखिए, आज हमारे इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे? आज के इंजीनियर अपने तकनीकी ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने जमाने के लोगों में तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे तकनीकी शिक्षा में अनजाने थे। ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलत फहमी में जीते हैं। वे मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है। भारत के लोगों को ज्ञान था ही नहीं। रिन्नेसा के बाद ही लोगों के अंदर ज्ञान का फैलाव। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रिन्नेसा के से बहुत पहले हो गई। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए एक बेहतर इंतजाम किए। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहां पर तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह से वह बरसात का पानी जमा करके रखते थे। यह पानी पूरे वर्ष पानी की व्यवस्था करता था और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। यही मालवा का प्रमाण है। इसी को मालवा का प्रमाण कहते हैं। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। और क्यों? अब ये स्पष्ट करना है कि हमारी नदियां गंदे पानी के नाले क्यों बन गए। आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति ने उनका बहुत नुकसान भी किया। प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है। प्रदूषण की मार से जल, थल और आकाश पूरी तरह से ग्रसित है। पानी जीवन प्रदान करता है, परंतु मनुष्य ने इसी अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित कर दिया। नदियां जो पानी का मुख्य स्रोत हैं, वे प्रदूषण की चपेट में आ गई। इनसे शहरों का एक गंदा पानी बहा दिया जाता है। 7 कारखानों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया गया जाता है। परिणाम इनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। नदियां सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती आ रही हैं, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है कि इसमें भयंकर बीमारियां होने लगी हैं। यहाँ तक कि इसमें निवास करने वाले
जीव जंतुओं का भी जीवन प्रदूषण के कारण विलुप्त हो गया है, वे मरने की कगार पर है। हमारी सारी मछलियां और अन्य जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं वो सब मरने की कगार पर हैं। सरकार तथा कई सामाजिक संस्थाएं समय समय पर इसे बचाने का प्रयास कर रही हैं, परंतु उनके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। यदि ऐसा हो ही रहा तो गंदे नाले में बदल जाएंगी। यमुना नदी तो नाले में बदल चुकी है। हमें चाहिए कि इसे और ध्यान दें और प्रदूषण से इनकी रक्षा करें। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? यहाँ पे लेखक क्या कहता है? उद्योग सभ्यता जिसे हम औद्योगिक सभ्यता कह रहे हैं वो अपसभ्यता है, उजाड़ की। लेखक के इस कथन से समझिए कि हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत हैं। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति दोहन, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे अपसभ्यता ही कहेंगे। यह कौन सा विकास है जो हमें प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है? हम एक आविष्कार करते हैं और उसमें 5 नई समस्या पैदा कर लेते हैं। हम किसी भी विकास के साधनों पर नजर डालें तो हमें विकास के स्थान पर विनाश ही दिखाई देगा, विनाश ही दिखाई देगा। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का दोहन करना आरंभ कर दिया था, परंतु जब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही मंद थी, पहले प्रक्रिया बहुत धीरे थी, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया उसने प्रकृति का दोहन तेजी से करना आरंभ कर दिया। उसने रहने के लिए पेड़ को काटा, आवास के लिए ईंटों के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया, कोयले, सीमेंट, धातु, हीरे आदि इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। यह विकास है जिसमें हम स्वयं की जड़ काटी जा रही है, अतः हम इसे अपसभ्यता ही कहेंगे। धरती का वातावरण गर्म क्यों है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। आज पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में वैज्ञानिक इस स्थिति से परेशान है कि इसके कारण धरती का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। हम मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के नाम पर जो कुछ लिया है वह हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, प्लांट्स, उद्योग इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैस या उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे इन सभी गैसों का आवरण घना होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ग्लेशियरों की तरफ बढ़ रहे तापमान से तेजी से पिघल रही है, जिससे आने वाले समय में जल संकट खड़ा हो सकता है। जंगलों की बड़ी समस्या में हो रहा कटाव भी इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी अंधाधुंध कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रक भी नष्ट हो रहे हैं। यदि जल्दी नहीं की गई तो हमारे जीवन में भी सवालिया निशान उठ खड़ा होगा। इन गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की भूमिका मुख्य है। वहाँ के सबसे अधिक इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारे पर्सन अपना मालवा। और कोई भी आपको इसके अतिरिक्त आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ताकि हम आपको सही जानकारी दे सकें। और कोई भी आपको ये PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं।